हेलो गाइज, ओनो स्टडी पे आप लोगों का स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को घर बैठे फ्री में किसी भी कंपटीशन की तैयारी करवाने के लिए तत्पर है। आप लोग ओनो स्टडी से जुड़िए और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनका आप लोग लाभ उठाइए। चलिए आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो हमारी आज की क्लास है, मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम नंद किशोर है और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो ओनो स्टडी में भी जो है कि जुड़कर आप लोगों को मैं जो है कि कुछ अपने चीज़ें जो है शेयर करूंगा और आप लोगों को इसका बेनिफिट होगा। आज हम जो है मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत का जो इतिहास है, आप देखेंगे भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आती हैं वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। एक तरफ आप देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियां आती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत में उस समय क्या चल रहा होता है। भारत में उस समय मध्यकालीन भारत चल रहा होता है, जिसमें जो है आप देखेंगे यहाँ पे मुग़ल हैं, मुग़लों का शासन चल रहा होता है। और कहा जाए तो अभी मुग़ल भी नहीं आए हैं, क्योंकि मुग़ल तो 1526 में आए हैं। उसके पहले ही जो है कि भारत में यूरोपीय कंपनियां आना शुरू हो गई है। लेकिन अगर हम आधुनिक भारत को पढ़ेंगे तो वहाँ से देखेंगे जब से यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही हैं। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से हम चीज़ों को देखेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब देखो भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं, आने के पीछे उनका रीजन क्या है। तो आप जानते हैं भारत में जो भी यूरोपीय कंपनियां आई हैं उनका सबसे बड़ा रीजन है व्यापार, ट्रेड। आप देखेंगे कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं उनके आगमन से पहले क्या जो है कि भारत का जो यूरोप है उसके साथ परिचय था कि नहीं था। तो आपको जो है यह चीज़ दिखाई देगी कि भारत का जो व्यापार है पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ में, वह आज से नहीं प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। यानी भारत का व्यापार यूरोपीय देशों के साथ कब से? प्राचीन काल से चलता आ रहा है। लेकिन जब प्राचीन काल से हमारा व्यापार उनके साथ चलता आ रहा है, तो वह जो व्यापार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि बीच में ही बंद हो गया और नए रास्तों को जो है कि उनको खोजना पड़ा। तो इसके लिए आप देखेंगे कि कुछ जो है कि कारण जिम्मेदार थे, जिसकी वजह से यह जो है कि क्या हुआ है कि बीच में ही यह व्यापार बाधित हो गया है और नए नए जो है रास्तों की खोज की तलाश होने लगी। यानी भारत का यूरोप के साथ में व्यापार, भारत का यूरोपीय देशों के साथ व्यापार प्राचीन काल से ही चला आ रहा था, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। और ये जो व्यापार होता था प्राचीन काल से, वह किन चीज़ों का होता था? तो आप जानते हैं कि जो यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय देश, यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है और ठंड ज़्यादा पड़ने की वजह से क्या होता है, यह लोग जो है गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और जो है मांस मछली का सेवन ज़्यादा करते हैं। उसके लिए इनको मसालों की जो है डिमांड थी। किसकी डिमांड थी? मसालों की डिमांड। और ये जो मसाले थे उनको एक तो भारत से मिलते थे, और ये जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, यह देश है, वहाँ से इनको ये मसाले मिलते थे। तो यानी मसालों का व्यापार होता था। यूरोप के साथ हमारा कैसा व्यापार होता था? किन चीज़ों का? मसालों का व्यापार होता था। साथ ही साथ देसी जड़ी बूटियों का व्यापार होता था, देसी जड़ी बूटियों का। सूती वस्त्रों का व्यापार होता था, सूती वस्त्रों का व्यापार होता था। साथ ही साथ आप देखेंगे औषधियां हैं, उनका जो है व्यापार होता था, औषधियों का व्यापार। इसके अलावा जो कीमती जो है कि हीरे जवाहरात हैं, उनका भी व्यापार होता था। तो ये सारे व्यापार होते थे।
और जो है भारत से जो यूरोप को व्यापार होता था उसके लिए 3 रास्ते थे। कौन कौन से रास्ते थे? एक तो फारस की खाड़ी होते हुए फिर समुद्र के रास्ते जो है कि वेनिस जिनेवा जो इटली में पड़ता है वहाँ के लिए एक रास्ता जाता था, यानी एक रास्ता जो है आपका यहाँ से फारस की खाड़ी जो ईरान इराक वाला देश है वहाँ से जो है होकर समुद्र को जो भूमध्य सागर है, अगर आप वर्ल्ड का मैप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, वहाँ से होते हुए इटली जिनेवा के लिए एक रास्ता जाता था। दूसरा अरब सागर से होकर जो है व्यापार होता था, दूसरा रास्ता अरब सागर के होकर जाता था। तीसरा ये जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है जो हिंदू कुश की पहाड़ियाँ वगैरह है उसको पार करके व्यापार होता था, ये स्थलीय मार्ग था। और ये वाला जो ये दोनों जो मार्ग थे फारस की खाड़ी होकर और अरब सागर होकर जो व्यापार होता था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मार्ग था, और ये तीसरे वाले मार्ग को जो है कि बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन तीनों मार्गों से वहाँ पे व्यापार होता था जो यूरोप के देशों के लिए। फिर क्या हुआ, सन 1453 और कहीं कहीं 1459 भी आपको मिलेगा। हुआ क्या, आप लोग जानते हैं कि 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया। अब जब कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो वो क्या करने लगे, ये जो व्यापारी थे उनको तंग करने लगे। आप जानते हैं 622 ईस्वी में जो हिजरी संवत की शुरुआत होती है और उसके पहले 610 ईस्वी में जो इस्लाम का उदय होता है, मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है हीरा नामक गुफा में, तो यह जो इस्लाम धर्म का उदय होता है उसके बाद ये जो इस्लाम धर्म है बहुत तेज़ी से फैलता है। और सबसे पहले वो क्या करता है, आप जानते हैं मक्का मदीना, ठीक है ना, मक्का मदीना को जानते हो कि सबसे पहले इन क्षेत्रों पे ये जो है कि अपना जो है प्रभाव छोड़ता है, फिर धीरे धीरे करके और देशों पे जो है अपना प्रभाव छोड़ता है। और धर्म एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे क्या होता है कि बहुत तेज़ी से यह जो है क्या करता है और चीज़ों पे और देशों पे और लोगों पे को अपने जो है कि उसमें लेना चाहता है, अपने अंडर में लेना चाहता है, अपना प्रभाव छोड़ना चाहता है। और इसी क्रम में क्या हो रहा था, जो जब इस्लाम का उदय होता है उसके बाद बहुत तेज़ी से जो है कि क्या किया जाता है, इस्लाम धर्म के द्वारा, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के द्वारा दूसरे देशों पर कब्जा किया जाता। उसी क्रम में जो है 1453 में कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया गया। जब कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया गया तो जो यूरोप के व्यापारी थे उनका व्यापार जो है क्या हुआ, बाधित हो गया यूरोप के व्यापारियों का। और अब जब ये यूरोप के व्यापारी, ये देखिए कुस्तुनतुनिया यहीं पे है, जो तुर्की है आप उसी को, वही जो है कुस्तुनतुनिया है, और तुर्की को जो है यूरोप और एशिया का जो है द्वार कहा जाता है, उसी के माध्यम से जो है कि व्यापार होता था। ये रास्ता बाधित हो गया। दूसरा, अब जो है अरब सागर वाला जो व्यापार है, अरब सागर, यहाँ पे अरब व्यापारी जो है प्रभावशाली थे। यह भी जो है कि यूरोप के व्यापारियों को जो है कि भारत के साथ जो होने वाला व्यापार था उसमें हिस्सा नहीं देना चाहते थे, यानी यहाँ पे भी जो है दिक्कतें होना शुरू हो गई। तो अब क्या होगा कि जो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, जैसे आपका पोलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, उनके लिए एक चुनौती जो है कि सामने आई। और कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसी आवश्यकता ने क्या किया कि इन देशों को, जो यूरोप के जो देश हैं, उनको क्या किया, एक जो है नए मार्ग को खोजने के लिए प्रेरित किया। आप जानते हैं कि जो भारत का व्यापार होता था पश्चिमी, अगर जो है कि पश्चिमी उस पे देखोगे मालाबार तट पे, तो ये देखिए केरला है, यहाँ पे कोचीन और कालीकट जो बंदरगाह है, कोचीन और कालीकट बंदरगाह, यहाँ से होकर ये व्यापार जाता, मतलब यहाँ के व्यापारी व्यापार करते थे। यहाँ पे चूलिया मुसलमान और चेट्टियार मुसलमान जो है प्रभावी हैं, जो यहाँ से क्या करते थे कि यहाँ से जो ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे मसाले हो गए, देसी जड़ी बूटियाँ हो गई, सूती वस्त्र हो गए, औषधियाँ हो गई, या आपका जो है कि रत्न वगैरह हो गए, इसको लेकर जो है कि इन रास्तों से जाते थे और ये जो है यूरोप के देशों को चला जाता था। अब यूरोप के देशों के सामने यूरोप के देशों के सामने एक चुनौती उत्पन्न हुई कि एक नया रास्ता खोजा जाए। तो उस क्रम में सबसे पहले जो प्रयास किया पुर्तगाल और स्पेन ने प्रयास किया।
अगर आप वर्ल्ड का मैप उठा के देखो तो वर्ल्ड के मैप में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपका भूमध्य सागर है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका अरब सागर है, अरब सागर, ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, यहाँ पे पुर्तगाल है और इसी से सटा हुआ स्पेन है, और ऊपर आप जाएंगे तो फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह आपको जो है कि वो सारे देश मिलेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला प्रयास करता है पुर्तगाल करता है। पुर्तगाल का उस समय शासक है डॉन हेनरिक, डॉन हेनरिक। क्योंकि उस समय की जनता ने, उस समय के व्यापारियों ने सरकार पर दबाव डाला कि भैया ये लोग जो है कि हमें व्यापार करने ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, मतलब नौ परिवहन के क्षेत्र में मेरी रुचि भी है और इसके लिए मैं प्रशिक्षण संस्थान भी चलाता हूं, तो क्यों ना क्या किया जाए कि नए रास्तों को खोजने के लिए जो है कि मैं ही प्रयास करता हूं। तो पुर्तगाल का जो शासक है डॉन हेनरिक, यह सबसे पहले प्रयास करता है, बार्थोलोमियो डियाज को भेजता है, बार्थोलोमियो डियाज को भेजता है। यह कहता है भाई जाओ नए रास्तों को खोजने के लिए जो है कि प्रयास करो। तो पुर्तगाल का शासक डॉन हेनरिक सबसे पहले प्रयास करता है। उसके बाद उसी क्रम में अगला प्रयास स्पेन की महारानी है इसाबेला, इसाबेला वह प्रयास करती हैं। और इसाबेला क्या करती हैं कि कोलंबस को, जो इटली का नाविक है, इटली का नाविक है कोलंबस, उसको हायर करती हैं और उसको कहती हैं भैया जाओ भारत की खोज में जाओ। अब देखो बार्थोलोमियो डियाज है, वो क्या करता है, अपने शासक की बात मानता है 1487 ईस्वी में, और वहाँ से चलता है और जो है कि अफ्रीका महाद्वीप के किनारे किनारे होते 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 अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी बिंदु है वहाँ तक पहुँचता है। और जब वो वहाँ तक पहुँचता है तो उसके आगे वो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। उसको ऐसा आभास होता है, उसको वहाँ पे जाके पता चलता है कि आगे हम जाएंगे तो डूब जाएंगे, क्योंकि इसके आगे जो है तूफान आता है, इसके आगे तूफान आता है। और वह इसका नाम जो है दे देता है तूफानी अंतरीप, तूफानी अंतरीप। वह कहता है कि भैया यह जो है तूफानों वाला द्वीप है, इसके आगे जाना संभव नहीं है। ये वापस चला जाता है, डॉन हेनरिक को बताता है कि देखो भैया जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके सबसे दक्षिण वाले बिंदु तक तो मैं गया, लेकिन उसके आगे जाना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम उसके आगे जाएंगे तो क्या होगा कि हम तूफान में फंस जाएंगे और मर जाएंगे। और वो क्या करता है कि यहाँ से वापस जाके जो है डॉन हेनरिक को बताता है, और डॉन हेनरिक कहता अच्छा तुम वहाँ तक पहुँच गए, ठीक है भाई कोई बात नहीं है, वहाँ तक पहुँच गए हो और उसको तुम तूफानी अंतरीप नाम दे रहे हो, केप ऑफ स्टॉर्म नाम दे रहे हो, केप ऑफ स्टॉर्म नाम दे रहे हो। तो यह केप ऑफ स्टॉर्म नहीं है बल्कि ये आशा का अंतरीप है, क्योंकि इसके आगे भी जाने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि भाई तुम नहीं हिम्मत दिखा पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हिम्मत नहीं दिखा पाएगा। बहुत सी जो है संभावनाएं हैं, जब तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो तो उसके आगे भी जाया जा सकता है। तो जो डॉन हेनरिक है इस केप ऑफ स्टॉर्म का यानी तूफानी अंतरीप का नाम देता है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप यह नाम इसको देता है, यानी आशा अंतरीप नाम देता है। यानी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, केप ऑफ गुड होप किसने नाम दिया, डॉन हेनरिक ने। चलिए ये बात हो गई। अब जो है कि आगे जो है क्या होगा, इसाबेला क्या करेगी। इसाबेला जो स्पेन की महारानी है वह कोलंबस को हायर करती है। कोलंबस कहाँ का है, इटली का रहने वाला है। उसको कहती है भैया उसको बुलाओ, जो है भारत की खोज में इसको जो है भेजो। तो इसको पैसा वैसा दे के जो है नाव वगैरह तैयार करके जो है कोलंबस को भेजा जाता है। कोलंबस आगे जाता है, कोलंबस आगे जाता है और यहाँ तक जो है कि जाता है आगे, और थोड़ा सा अटलांटिक महासागर में जाते ही क्या होता है कि वो अपना रास्ता भटक जाता है। और भटक के वो क्या करता है, अमेरिका महाद्वीप पहुँच जाता है, दक्षिणी अमेरिका और वेस्ट इंडीज वगैरह का जो है कि हिस्सा वहाँ पहुँच जाता है। और वो उसको लगता है कि मैंने जो है कि भारत की खोज कर ली है।
1792 ईस्वी में। कोलंबस, उसको लगता है कि भैया मैंने एक जो है कि नई दुनिया की खोज कर ली है, नया जो है कि रास्ता मैंने खोज लिया है भारत पहुंचने का, और उसको जहाँ पे वो पहुंचता है वेस्ट इंडीज वगैरह, वहाँ पे इसको नाम देता है, वो इंडिया नाम देता है, और यहाँ के रहने वाले लोगों को रेड इंडियन कहता है, रेड इंडियन, रेड इंडियन। और इस प्रकार से जो है क्या होता है, अमेरिका की खोज होती है, लेकिन अभी अमेरिका की खोज हुई है या किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि 1499 ईस्वी में, 1499 ईस्वी में अमेरिगो वेस्पुची नाम का एक जो है नाविक था, वह जो है कोलंबस के बताए हुए जगह पे जाता है, और वह कहता है कि कोलंबस ने जो जगह खोजी थी वह इंडिया नहीं थी, बल्कि यह एक नई दुनिया है। और जब क्योंकि कोलंबस इस चीज़ को वो अमेरिगो वेस्पुची इस चीज़ को बताता है, इसलिए इस महाद्वीप का नाम जो है कि अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे अमेरिका रखा गया, अमेरिका। यानी अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने। और अमेरिका का नाम, अमेरिका किसके नाम पे पड़ा है, तो अमेरिका का नाम अमेरिका अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे पड़ा है। 1499 ईस्वी में अमेरिगो वेस्पुची ने ऐसा बताया था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अमेरिका की खोज हुई है, और केप ऑफ स्टॉर्म जो है कि आशा अंतरिक्ष की जो है कि खोज हो चुकी है, इसको आपने देखा। अब अगले क्रम में क्या होता है, 1498 ईस्वी, 1498 ईस्वी। ईस्वी में आप लोग जानते हैं वास्को डी गामा, नाम सुना होगा, कहा जाता है भारत की खोज किए थे। क्या भारत जो है कि कहीं खो गया था कि भारत की खोज की गई थी? नहीं, उसने एक नए रास्ते की खोज की थी। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, वास्को डी गामा ये क्या करता है कि चूंकि जो है कि आशा अंतरिक्ष तक की खोज की जा चुकी थी, यहां तक का रास्ता पता ही है। अब आप जो है कि एक बात आपको मैं बता दूं कि यूरोप के व्यापारियों को तो मना था इस रास्ते से आने के लिए, लेकिन जो भारत के व्यापारी थे वह जो है कि नए नए रास्तों को जानते थे। उसी क्रम में क्या है, एक व्यापारी है गुजरात का व्यापारी, उसका नाम है अब्दुल मनीक, अब्दुल मनीक। ये जो अब्दुल मनीक है, ये क्या है, यूरोप में व्यापार करने गया है पुर्तगाल में, और उसको ये जो है रास्ता पता है, उसको ये रास्ता पता है। तो वास्को डी गामा को पता चलता है भैया भारत से कोई व्यापारी आया है और जो है कि उसको नया रास्ता पता है, तो उससे वो संपर्क करता है अब्दुल मनीक से। वास्को डी गामा इससे संपर्क करता है, भैया तुम जो है कि आए हुए हो यहाँ पे पुर्तगाल में, एक काम करो मुझे भी जो है अपने साथ इंडिया ले चलो। तो अब्दुल मनीक कहता है भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर मैं आपको लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, वो दिक्कतें हो जाएंगी, जो अरब के व्यापारी हैं वो मुझे जो है ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, या जो है कि तमाम तरह की दिक्कतें पैदा करेंगे। तो वो कहता है चलो भैया तुम मुझे मत ले जाओ, मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ, मैं तुम्हारा पीछा तो कर सकता हूँ। अब्दुल मनीक कहता है भैया जो करना है वो कर लो, ठीक है ना। तो पैसा वैसा दे देता है अब्दुल मनीक को, जो भी होगा। तो अब्दुल मनीक का पीछा करते करते वास्को डी गामा 1498 में केप ऑफ गुड होप को पार करके इस रास्ते से जो है कि कहाँ पे पहुँचता है, केरल के कालीकट बंदरगाह पे। और जब वो यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे पहुँचने के बाद जो यहाँ का शासक है उसकी उपाधि है जमोरिन, जमोरिन। वो क्या करता है, उसका नाम एक्चुअली जो है कि यहाँ का शासक जो है कृष्ण प्रथम है। तो वो क्या करता है, इसका स्वागत करता है, लेकिन जो अरब के व्यापारी हैं जो इस रास्ते से, जो पहले का रास्ता था उसके लिए बाधा जो है पैदा करते थे यूरोप के व्यापारियों के लिए, वो उनको जब पता चलता है कि कोई पुर्तगाल से नए रास्ते से आया है, वह इसका विरोध करते हैं। खैर विरोध करते हैं, दबा दिया जाता है सारी चीज़ों को,
कुछ समय तक जो है वास्को डी गामा भारत में रहता है और जो है यहाँ से जब वो अपनी चीज़ें लेकर जाता है, जो भी मसाले हैं, जो भी सूती वस्त्र है, जड़ी बूटियाँ हैं, जो भी चीज़ें जो है यहाँ से वो उसी रास्ते से लेकर जाता है, तो उसने जो अपनी यात्रा पे खर्च किया था और जो चीज़ें खरीदी थी उसका 60 गुना जो है कि फ़ायदा होता है। यानी 1 रुपया उसके आने जाने सामान खरीदने में खर्च हुआ है तो उसको जो है कि 60 रुपये का 1 रुपया लगा के 60 रुपया फ़ायदा हुआ है। और कहीं कहीं तो बताया जाता है उसको 360 गुना फ़ायदा हुआ है। खैर जो है कि इतिहासकारों की अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन एक मोटा जो है कि लाभ हुआ था। इतना जो है लाभकारी था भारत का व्यापार, भारत के साथ उन लोगों का व्यापार इतना ज़्यादा लाभकारी था। तो इस प्रकार से भारत की खोज हुई है 1498 में। किसने खोजा है? वास्को डी गामा ने खोजा। ठीक है, अब देखो, अब जो है कि पुर्तगाली भारत आ जाएंगे। जब ये भारत आ जाएंगे तो साथ साथ यूरोप की और भी कंपनियां हैं, वह भी जो है भारत आने की कोशिश करेंगी और उस क्रम में वह जो है कि समय समय पे जो है भारत पहुंचती रहती हैं। तो पुर्तगालियों के साथ में जो है उनके बाद में जो और कंपनियां आई हैं, किस किस क्रम में जो है भारत में आई हैं, वह जो है आपको मैं बता दूं, वह है PDAF। पी से पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए हैं, डी से डच जो है भारत में आए हैं, उसके बाद फिर अंग्रेज आए हैं, फिर जो है कि फ्रांसीसी आए हैं। इसी क्रम में जो है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है। PDAF, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और यह जो कंपनियां हैं उनका मूल नाम आपसे पूछ देता है कि भैया कब कब इनका गठन हुआ है और इनका मूल नाम क्या है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों का जो है कि क्रम क्या है। तो PDAF आपको मैंने बता दिया, उनका जो है गठन कब कब हुआ है और किस क्रम में वो भारत में आई हैं, इसको भी जो है मैं बता देता हूँ आपको। तो भारत में सबसे पहले जो कंपनी आई है उसका नाम है एस्तादो द इंडिया, पुर्तगाली कंपनी है। एस्तादो द इंडिया। इसका गठन कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। और आप जानते ही हैं वास्को डी गामा भारत आया था, इसी कंपनी का था। दूसरा है आपका डच आई है और इसका नाम है वेरिंगदे। वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी। यह इसका गठन 1602 ईस्वी में हुआ था। और तीसरी कंपनी जो भारत में आई है वह है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड एंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसका गठन 1600 ईस्वी में हुआ है, लेकिन आने के क्रम में ये तीसरे नंबर पे है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले इसका गठन हो चुका है, लेकिन आने से पहले ये क्या है, आने के क्रम में ये तीसरे नंबर पे है। चौथी कंपनी है
कैंप गने, डेस इंडिसे, ओरिएंटल्स। इसका गठन 1664 ईस्वी में हुआ है। ये है पुर्तगाली पी, ये है डच डी, ये है आपका ए, इंग्लैंड की कंपनी है, इंग्लिश अंग्रेज, ये है आपका फ्रांसीसी एफ। इसी क्रम में ये कंपनियां भारत में आई हैं। और ये जब भारत में आती हैं तो शुरू में क्या होता है, आती तो ये व्यापार करने के लिए है। किस क्रम में ये जो है आती है ये मैंने आपको बता दिया, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे ये अपना जो है कि अपना वो फैक्ट्री बनाती है, अपनी कोठी बनाती है। फिर उसके बाद जो है कि किस प्रकार से ये आर्थिक हितों से जो है कि इनका राजनीतिक हित यहाँ पे जो है कि फुलफिल होने लगता है, और ये जो है कि क्या कहते हैं, व्यापार से जो है कि राजनीति में भी जो है हस्तक्षेप करने लगती है। यह आने वाली क्लास में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस प्रकार से पुर्तगाली कंपनी ने कहाँ कहाँ पे अपनी कोठी बनाई है, किस प्रकार से जो है कि डच कंपनी ने अपनी कोठी बनाई है, पुर्तगालियों और डचों में किस प्रकार से आपस में जो है कि संघर्ष होता है। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का किस प्रकार से भारत में आगमन होता है, यहाँ से पुर्तगाली कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों जो है वापस चली जाती है। फिर उसके बाद अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों में किस प्रकार से संघर्ष होता है, और क्यों जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजी कंपनी थी वह कैसे जो है उभर के भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पे उसका कब्जा हो जाता है। और बाद में जो है आप देखेंगे कि यह कंपनी अपने आर्थिक हितों के साथ साथ राजनीतिक हितों को किस प्रकार से फुलफिल करती है, और साथ ही साथ जो है भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लेती है। और इसके खिलाफ हमें जो है स्वतंत्रता संघर्ष लड़ना पड़ता है, और आज भी कहीं ना कहीं हम अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जो है कि हम एक एक क्लास में धीरे धीरे देखेंगे, और साथ ही साथ जो है कि आपको पॉलिटी की भी चीज़ें, आपको जो है करंट की भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आपको जो है कि समय समय पे बताई जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी करिए। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।